Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. So today we'll be starting with another topic, that is deficient demand. In the last class we understood the meaning of full employment, underemployment, involuntary unemployment, voluntary unemployment, right? So इन सब चीज़ों को समझने के बाद अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो है डेफिशिएंट डिमांड का टॉपिक. So what is deficient demand? So before starting with the language of deficient demand, we'll first start with the diagram so that हमारे को ये language जो लिखी हुई है वो समझ आ जाए. ठीक है? So let's see. हमने देखा था कि the diagram is made in this way. So this is equilibrium, output और income और एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी, राइट. हम ये लास्ट क्लासेस से समझते आ रहे हैं कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं. अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ सारी की सारी क्लासेस को रेफर करना इस चैप्टर से रिलेटेड. सो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. सो फॉर एग्रीगेट सप्लाई वी हैव अ 45 डिग्री की लाइन, राइट. एंड ओके, सो सपोज मैं एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट बनाती हूँ. ठीक है, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, जहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, राइट. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सारे के सारे रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड. कोई भी रिसोर्सेज आइडल नहीं है, खाली नहीं बैठे हुए हैं. तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाता है और ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाता है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. नाम से पता चल रहा है डेफिशिएंट डिमांड, मतलब डिमांड जितनी होनी चाहिए एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या फिर डिमांड जो होनी चाहिए एट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिमांड उससे कम रह जाती है. हमने लास्ट क्लास में देखा था, सपोज जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूसर्स एक साल में प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं वो 100 है और इतना ही एक्सपेंडिचर हमारे कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द प्लान्ड स्पेंडिंग ऑफ द कंज्यूमर्स एंड दिस इज द प्लान्ड आउटपुट, राइट. ये प्लान्ड आउटपुट वो है जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है. सो सपोज ये 100 पर है. ठीक है, वहीं पर हमने बात की थी कि देयर कैन बी सम सिचुएशंस जहां पर प्लान्ड आउटपुट बराबर हो प्लान्ड स्पेंडिंग के, बट वो कम हो जितना पोटेंशियल इकोनॉमी में है उससे. सपोज प्रोड्यूसर्स 100 की जगह ये सोचते हैं कि सिर्फ हम 80 का आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. वो प्लान कर रहे हैं कि वील प्रोड्यूस ओनली 80 यूनिट्स. अब 80 का ही हमारे कंज्यूमर्स स्पेंडिंग प्लान कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, बट ये पोटेंशियल से कम है, राइट. दिस इज लेस देन द पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी. सो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है जब एग्रीगेट डिमांड इज shorter than what is required for fuller utilization of resources. So when aggregate demand is less than what is required for fuller utilization of resources, ठीक है, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है जितनी होनी चाहिए फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, राइट. आ गया ये बात समझ. अब यहीं पर मैंने जो ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ये चारों डेफिशिएंट डिमांड की ही डेफिनेशन है. आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको रिटेन हो जाए. सो सबसे पहला, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. 100 की एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स 100 का ही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें, जो कि पोटेंशियल है इकोनॉमी की. अगर इकोनॉमी सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है तो वो 100 प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड 80 की रह गई,
तो प्रोड्यूसर्स भी 100 का नहीं प्रोड्यूस करेंगे, वो 80 का ही सोचेंगे प्रोड्यूस करने का, राइट। सो ये एग्रीगेट डिमांड जब लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहली डेफिनेशन। सेकेंड, व्हेन एग्रीगेट डिमांड डज नॉट परमिट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही बात को उन्होंने थोड़ा सा मोल्ड करके लिख दिया कि ऐसी एग्रीगेट डिमांड जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को परमिट नहीं करती, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होती है, राइट, क्योंकि रिसोर्सेज अभी फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, मतलब खाली बैठे हैं, मतलब देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, राइट। सो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, बिल्कुल AD is less than AS at full employment level, मतलब aggregate demand is lesser than what is required for full utilization, मतलब aggregate demand कम है aggregate supply से, जितना aggregate supply full utilization of resources के लिए चाहिए, एग्रीगेट डिमांड छोटा रह गया है। जब मैं इससे आगे बढ़ूंगी और हम कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड होने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उससे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एक पिक्चर जो कि चलेगी, ठीक है। सो सपोज अपने दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनाओ कि मेरे प्रोड्यूसर्स की जो कैपेसिटी है एट फुल एम्प्लॉयमेंट, सो मेरे प्रोड्यूसर्स की जो कैपेसिटी है एट फुल एम्प्लॉयमेंट वो 100 है, लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है वो 80 की आ जाती है। मतलब प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया 100 का आउटपुट, लेकिन हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने स्पेंडिंग सिर्फ 80 की करी है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जस्ट ट्राई टू इमेजिन थिंग्स, ओके। यू सी व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट, तो प्रोड्यूसर्स के पास कुछ ऐसा स्टॉक बच जाएगा जो बिकेगा नहीं। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया है और कंज्यूमर्स जो डिमांड करेंगे या स्पेंड करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर में गुड्स और सर्विसेज पर, वो कम रह गया है। मतलब 20 का स्टॉक अनडिजायर्ड है, मतलब अनसोल्ड है, राइट। दिस इज द अनडिजायर्ड और अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स, है ना। तो मतलब जब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं उससे कम रह जाती है, तो प्रोड्यूसर्स को लॉस होता है, और वो लॉस होता है जब उनका स्टॉक बिकता नहीं है, ठीक है। अब जब उनका स्टॉक बिक नहीं रहा है तो प्रोड्यूसर्स कुछ ना कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे अपना प्रोड्यूस को निकालने के लिए, राइट। आपने कभी कभी देखा होगा जब विंटर सीजन खत्म होने वाला होता है तो प्रोड्यूसर्स सेल लगा देते हैं, है ना, ताकि वो अपना स्टॉक इस सीजन के लिए निकाल सके। वो चीज़ों को सस्ता कर देते हैं ताकि वो स्टॉक को निकाल सके, है ना। तो यहाँ पर भी प्रोड्यूसर्स को जब लॉस हो रहा है क्योंकि उनका स्टॉक बिक नहीं रहा है, तो व्हाट विल दे डू, दे विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, दे विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमने इन्फ्लेशन तो बहुत बार सुना है, जब जर्नल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, मतलब सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज का प्राइस जब बढ़ता है, जर्नल प्राइस लेवल बढ़ता है, तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। वहीं पर जब प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज स्टार्ट फॉलिंग, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। तो यहाँ पर डिफ्लेशन आना शुरू हो जाएगा, राइट, क्योंकि प्रोड्यूसर्स अपना सामान निकालने के लिए प्राइस को घटाना शुरू कर देंगे। सो इट विल लीड टू डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब जब मैं स्टूडेंट थी क्लास 12th में, मैं ये सोचती थी कि यार अगर डेफिशिएंट डिमांड की वजह से डिफ्लेशन आ रहा है, इजंट इट अ गुड थिंग कि मैम प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फॉलिंग, ये तो बेनिफिशियल हो गया मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है, सामान सस्ता हो रहा है, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है, राइट। बढ़ने से तो हम डरते हैं, घटने से क्यों डर रहे हैं प्रोडक्ट के प्राइसेस से।
बट डिफ्लेशन इज ऑल्सो नॉट अ गुड। क्यों नहीं है उसका रीजन देखते हैं, ठीक है यार। आप देख रहे हो मैम प्राइजेस घट रहे हैं प्रोडक्ट के, तो डिफ्लेशन की वजह से क्या होगा। सपोज मैं एज अ कंज्यूमर ये देख रही हूँ कि गुड्स के प्राइजेस घट रहे हैं। आज जो प्रोडक्ट 10 का है वो अगले दिन 9 का हो रहा है, फिर 8 का हो रहा है। अरे यार मैं पता क्या सोचूंगी कि मैं आज नहीं खरीदती क्योंकि कल जाके और प्राइस तो घटने ही वाला है, राइट। सो जैसा हम सोच रहे थे कि प्राइस घटने की वजह से कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज प्राइस तो घट रहा है, ऐसा नहीं होगा। एग्रीगेट डिमांड विल fall short again. Why? Because consumers will expect more fall and will withhold their expenditure. मतलब वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार कल प्राइस तो फिर से 7 होने वाला है, मैं 8 रुपये में क्यों खरीदूं, मैं जब वो 7 का हो जाएगा तब खरीद लूंगा। तो यार प्राइस गिर रहा था फिर भी एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट पड़ रही है क्योंकि कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस तो यही होंगी ना कि द प्राइस विल फॉल मोर एंड आई विल परचेज इन द फ्यूचर, सो व्हाई विल आई परचेज टुडे, सो दैट इज व्हाई एग्रीगेट डिमांड विल फॉल शॉर्ट। तो यार मैम डिफ्लेशन तो अच्छी चीज़ नहीं है। नाउ आई नो ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है बट मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ बिकॉज ये कन्फ्यूजन मुझे भी रहती थी। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू वाई डिफ्लेशन इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, सो पहला रीजन तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड रीजन बिजनेस प्रॉफिट फॉल। सेकेंड रीजन, अच्छा देखो प्राइस घटा रहे हैं हम डिफ्लेशन में, इसका मतलब बिजनेसमैन का प्रॉफिट घटता जाएगा, राइट। बिजनेसमैन प्रॉफिट घटाता जाएगा बिकॉज प्राइस तो घट रहा है तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, बिजनेसमैन वेजेस भी घटा देगा। घटाएगा या नहीं घटाएगा, बिल्कुल घटाएगा क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, तो वो वेजेस भी घटा देगा या फिर ले ऑफ कर देगा। ले ऑफ मतलब निकाल देगा, एम्प्लॉयज़ को भगा देगा। तो आप देख रहे हो वेजेस कम हो रही हैं, ले ऑफ हो रहे हैं, मतलब लोगों की इनकम भी कम हो रही है। अब इनकम कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड और भी ज़्यादा कम होती जाएगी, राइट, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड डायरेक्टली डिपेंड करेगा लोगों की इनकम पे, और इनकम कम होती जा रही है मतलब लोग कम स्पेंड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड और घट जाएगी, राइट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस से समझना। यहाँ पर मैं कॉन्सिक्वेंसेस लिखना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस जो हमारा डेफिशिएंट डिमांड का होगा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब है रिजल्ट। अगर डिमांड कम रह जाती है जितनी चाहिए फुलर यूटिलाइजेशन के लिए, तो सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हमने क्लास में लास्ट क्लास में भी देखा था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है जब एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के बट इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, राइट। क्योंकि इस टाइम पर क्या होगा, जब डिमांड कम रह जाएगी तो प्रोड्यूसर्स भी कम आउटपुट प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। वो भी सोचेंगे कि हम 100 का क्यों बनाएं, वो भी 80 का प्रोड्यूस प्लान करने लग जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का हो जाएगा, राइट। जब हमारा ये पॉइंट, हम इसको F नाम दे देते हैं, अगर हमारा E पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दर्शाता है तो वहीं पर F पॉइंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये पूरा नहीं लिख रही हूँ बट आप समझ जाना, ये वाला पॉइंट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दर्शाता है। मतलब डेफिशिएंट डिमांड की वजह से सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस आएगा वो आएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। चलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है डेफिशिएंट डिमांड का वो है डिफ्लेशनरी गैप, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अब मैंने जब ये स्टोरी समझाई तो मैंने समझाया कि डिफ्लेशन या फिर डिफ्लेशनरी गैप क्यों आ रहा है,
ठीक है, तो सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि जब डिमांड विल बी लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट विल लीड टू डिफ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये वाला पॉइंट फुल यूटिलाइजेशन के लिए जितनी डिमांड चाहिए वो दिखाता है। Whereas अगर हम ये वाला पॉइंट देखें, सो दिस इज आवर डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, राइट? यही दिखाता है ना कि डिमांड कितनी छोटी रह गई। ये वाला एग्रीगेट डिमांड हमारा जो कि हमारा एक्चुअल है, जो कि लेस है एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुल यूटिलाइजेशन। सो दिस गैप is what shows our deflationary gap. So बुक में लिखा गया है कि डिफ्लेशनरी गैप की वजह से इन्वेस्टमेंट का जो प्रोड्यूसर्स का इंड्यूसमेंट है वो कम हो जाएगा। वो हमने यहाँ पे भी बात की कि क्यों होगा, अब बुक में ये नहीं बताया गया। आप ये देखो, क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो वो वेजेस भी कम कर देंगे, वो आउटपुट भी कम प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके प्रॉफिट्स ही फॉल हो रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप की वजह से। सो जब उनके प्रॉफिट्स घट रहे हैं, सो दे विल डू लेस इन्वेस्टमेंट, वो लेस आउटपुट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर वो लेस आउटपुट प्लान करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब दे आर प्लानिंग लेस आउटपुट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन, दैट मीन्स कि यहाँ पर लोगों की इनकम भी घटना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? विच विल लीड टू फॉल इन इनकम ऑफ पीपल। वाई? बिकॉज उनके पास पैसा ही नहीं है वेजेस देने के लिए, तो इनकम घटेगी। और हमें पता है इनकम घटने की वजह से लोगों की एग्रीगेट डिमांड और कम होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? सो अगर एक बारी को मैं ये रेज कर दूं तो मैं अपने डायग्राम में आपको ये दिखाती हूँ कि अब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड और घटना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब और भी कम होती जा रही है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। अब इक्विलिब्रियम इस जी पॉइंट पे आएगा, मतलब और ज़्यादा कम हो गया एग्रीगेट डिमांड। अब इससे क्या होगा, फिर से प्रोड्यूसर्स की इन्वेस्टमेंट की इंड्यूसमेंट कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आउटपुट कम होगा, फिर इनकम कम होगी, जिसकी वजह से फिर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, फिर हमारा इक्विलिब्रियम और पीछे आ जाएगा, राइट? सो हम क्या बोलते हैं कि डिफ्लेशनरी गैप की वजह से इकोनॉमी लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है। मतलब लो लेवल इक्विलिब्रियम, ये फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला इक्विलिब्रियम तो है नहीं, राइट? नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हमारी इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के ट्रैप में फंसती जा रही है और भी कम होता जा रहा है, राइट? इसीलिए डिफ्लेशनरी गैप प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि प्राइजेस घट रहे हैं तो वाह भाई बल्ले बल्ले हो गई, ऐसा नहीं होता है। इससे हम लोगों ने ये प्रॉपर स्टोरी के थ्रू समझ लिया कि लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप आ जाएगा मैम, बिजनेस के प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट कम होगी, आउटपुट कम होगा, इनकम कम होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हम अगर डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बनाएंगे मैम, हम यहाँ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई लेंगे, यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम इनकम या फिर मैम आउटपुट या फिर जीडीपी या फिर एम्प्लॉयमेंट लेंगे। मैम ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है जो कि 45 डिग्री लाइन होती है। ये एग्रीगेट डिमांड हमारा फुलर एम्प्लॉयमेंट पे है, बट हमारा एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट। सो ये हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यही गैप समझाते हुए कहा था कि ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, राइट? लास्ट क्लास में हमने ये सीखा भी था अगर आपको याद हो, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज आर सिटिंग आइडल बिकॉज ऑफ दिस गैप, राइट? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम थर्ड कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि जब हमारी डेफिशिएंट डिमांड होती है तो देयर इज लॉस ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ अनसोल्ड स्टॉक और एक्सेस स्टॉक, और ये स्टॉक इज अनडिजायर्ड।
क्योंकि प्रोड्यूसर्स डिज़ायर नहीं करते कि मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हो, इट इज़ अनडिजायर्ड स्टॉक, सो देयर इज ऑब्वियसली लॉस ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर्स, राइट। आपकी बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है दैट अनडिजायर्ड स्टॉक लीड्स टू प्राइस क्रैश। अब इसका क्या मतलब है? प्राइस क्रैश का मतलब होता है सडन फॉल इन वैल्यू ऑफ अ एसेट। जब एक एसेट की वैल्यू में सडनली एक गिरावट आ जाती है उसको हम प्राइस क्रैश कहते हैं। क्योंकि हमारे पास अनडिजायर्ड स्टॉक है तो हमने बात की कि प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, पैनिक सेल करेंगे, राइट। वो पैनिक में सामान बेचना चाहेंगे जिसकी वजह से वो प्राइस को घटाते जाएंगे। तो सडनली प्राइस जब गिर रहा है उनकी इन्वेंट्री का, दैट इज कॉल्ड प्राइस क्रैश। दैट इज वाई अनडिजायर्ड स्टॉक लीड्स टू प्राइस क्रैश। एग्रीगेट डिमांड छोटी रह गई है, इसका मतलब प्रोड्यूसर्स ने जितना प्लान किया था कि वो बेचेंगे दैट इज 100, वो उतना नहीं कर पाते क्योंकि डिमांड ही 80 की आ रही है, राइट। इसका मतलब 20 का स्टॉक पेंडिंग हमारे पास पाइल अप हो रहा है जो कि अनडिजायर्ड स्टॉक है, राइट। नाउ आई होप आपको डेफिशिएंट डिमांड समझ में आ गया होगा। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मैंने कवर करने का ट्राई किया है। हाँ, एक टॉपिक छूट रहा है जो कि है कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, हम वो भी देख ही लेते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल। वो इतना बड़ा नहीं है, उसको समझना इज प्रिटी इजी, बट फिर भी व्हाट डिड वी डिस्कस कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंज्यूमर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम। डिड वी अंडरस्टैंड एग्रीगेट डिमांड का ये वाला मतलब, राइट। सो एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट। सो यहाँ पर व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड? सबसे पहला, द कॉज कैन बी फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल्स शॉर्ट, मतलब लोग कम खरीदना चाह रहे हैं, लोगों के अंदर प्रोपेंसिटी ही नहीं है कंज्यूम करने की, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज फॉलिंग, राइट। तो इसका क्या मतलब है? पीपल वॉन्ट टू स्पेंड लेस, पीपल डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मोर, सो दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। सेकेंड कैन बी व्हेन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोड्यूसर्स फॉल। प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं किस चीज़ में? हमने बात कर रखी है फिक्स्ड एसेट्स में या फिर इन्वेंट्री में। और प्रोड्यूसर्स की जब ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल होता है, व्हाई, क्या रीजन हो सकता है कि ये घट रहा है? वन रीजन कैन बी बियरिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन। जब हमारे जो बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं, बेयरिश चल रही हैं। आपको पता होगा ना, मार्केट में दो कंडीशंस होती हैं, बुलिश एंड बियरिश, राइट। सो जब बियरिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन चल रही हैं तो लोग कम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, राइट। नाउ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। नाउ बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करता है दो तरीके के। सबसे पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में जैसे कि आपको राशन शॉप्स पे सस्ते में सामान मिलता है, या फिर आर्मी कैंटीन हो गई या पुलिस कैंटीन हो गई, यहाँ पर वो कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स बेचते हैं गवर्नमेंट। वेराज गवर्नमेंट का जो एग्रीगेट डिमांड है वो इन्वेस्टमेंट में भी आता है, जैसे कि ब्रिजेस बनाते हैं वो, डैम्स बनाते हैं वो, तो यहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो जब गवर्नमेंट का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों कम हो जाता है तो भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। और इसका रीज़न क्या हो सकता है? बजट का कॉन्स्ट्रेंट। बजट का कॉन्स्ट्रेंट मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, बजट कॉन्स्ट्रेंट है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स का कम हो जाना। एक्सपोर्ट्स मतलब हमारे डोमेस्टिक गुड्स की सेल इन आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। जब हमारे गुड्स बाहर जाते हैं हम उसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं। तो जब एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं तो भी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है।
राइट, वेयर एज इम्पोर्ट्स, अब इम्पोर्ट्स का क्या मतलब होता है, बाहर के गुड्स को हम अंदर ला रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड के गुड्स की डिमांड हमारी कंट्री में जब बढ़ रही है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है, सो एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। सो ये हमारे कॉजेज हैं डेफिशिएंट डिमांड के। सो फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉल इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉल इन द प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन द गवर्नमेंट कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ड्यू टू बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, fall in exports and rise in imports lead to deficient demand। ठीक है, आई होप आपको कॉजेज भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेस डिमांड का टॉपिक समझेंगे, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। उसके अंदर और भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे जैसे कि वेज प्राइस स्पाइरल, एंड हम ये सब इजी लैंग्वेज में समझेंगे और डिकोड करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। यू कैन ऑल्सो मेल मी ऑन द Gmail ID दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच।